तो अभी तक जो स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं उनके साथ एक बार अपनी क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप सभी देखिएगा। यस, मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर की है। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यस, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं और कैसे हमारा जो फॉर्मूला एमजीएस काम करता है वो पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और हमने पावर के बारे में भी लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने पावर के बारे में पढ़ा था कि पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क dw by dt, or if we have any expression of power, so after integrating that expression we can find out work done, because power is the differentiation of work done with respect to time। ये यहाँ से हमें पता चला। सेम फॉर्मूले को हमने डिड्यूस किया, पावर इक्वल्स टू एफ डॉट वी, फोर्स इनटू वेलोसिटी में, जो कि इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट करता है। और जबकि एवरेज पावर होता है W डिवाइडेड बाई टी, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो अपने इसी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, ये हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, बॉल ऑफ मास 1 kg ड्रॉप, और मेरे ख्याल से आप सभी ने इसको आंसर किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट पढ़ लिया था कि अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर तो उस ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, जैसा कि ये लास्ट एक्सप्रेशन में हमने देखा था। KI plus UI, that is the initial kinetic energy plus potential energy, means total energy, and KF plus UF is the final total energy or total mechanical energy। तो जब ये दोनों इक्वल होते हैं इट मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है। ये सब लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि किस तरह से क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज द टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। और अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन टोटल एनर्जी। अब एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड कर लेते हैं सो दैट हमारी जो हमने अभी तक पढ़ा वो एक बार रिवाइज हो जाए और अच्छे से हम उसको कर लें। तो क्वेश्चन आपके लिए है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को अभी ट्राई करें। A block of mass m is suspended by a spring of spring constant K. Here is a spring of spring constant K, और जिससे हमने एक ब्लॉक जिसका मास m है उसको सस्पेंड कर दिया है। और ये जो A पोजीशन है ये स्प्रिंग की रिलैक्स्ड पोजीशन है, इसमें स्प्रिंग रिलैक्स कर रहा है, हमने इसको रिलीज कर दिया। तो जैसे इसको रिलीज करेंगे नीचे की तरफ जाएगा। आफ्टर सम टाइम ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट स्प्रिंग फोर्स की वजह से रुक जाएगा और फिर वो वापस अगेन ऊपर की तरफ जाएगा। तो बी पोजीशन है, बी पोजीशन वो है जहां पर स्प्रिंग मैक्सिमम नीचे जाता है और इससे नीचे नहीं जाता है। यहाँ मतलब बी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आपको ए और बी के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सो फाइंड आउट द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये आपको फाइंड करना है।
तो अगर ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया है, प्लीज आंसर मी एज यस इन चैट सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि आपको ये आंसर क्वेश्चन समझ आ गया। और जिनको समझ नहीं आया है प्लीज आस्क स्पेसिफिकली कि क्या चीज उनको नहीं समझ आई है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। पूजा आंसर नो सर। पूजा प्लीज टेल मी स्पेसिफिकली क्वेश्चन में क्या चीज आपको नहीं समझ आई है, वन मोर टाइम प्लीज सर। ओके फाइन, let me explain it to one more time. We have a spring, हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और जिससे हमने एक ऑब्जेक्ट A को जिसका मास m है लटका दिया है। A पोजीशन पर जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ रिलैक्स लेंथ है और इक्विलिब्रियम लेंथ है। मतलब इस लेंथ में स्प्रिंग ना तो कॉन्ट्रैक्टेड है ना ही एलोंगेटेड है। हमने उसको रिलीज कर दिया, तो रिलीज करते ही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गया और मैक्सिमम डेप्थ बी तक पहुंचा। उसके बाद स्प्रिंग की वजह से ऑब्जेक्ट ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। तो बी पर आकर ऑब्जेक्ट की मोमेंटरीली वेलोसिटी 0 हो जाती है। मतलब कुछ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट, कुछ टाइम का बल्कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है। उसके बाद वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो जो मैक्सिमम एलोंगेशन है ए से बी तक का, यही हमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग कितना होगा। तो एम आई क्लियर टू यू नाउ? प्लीज आंसर मी इन चैट। हाउ टू फाइंड एलोंगेशन? यस, दिस इज द क्वेश्चन कि एलोंगेशन फाइंड करना है आपको। तो अभी तक जो बच्चे हमारे साथ अभी तक पढ़ रहे थे वो शायद इसमें आइडिया लगा सकते हैं। हमने अभी फिनिश किया है चैप्टर और इस चैप्टर में केवल हमारा एक ही टॉपिक रह जाता है जिसको आज हम कवर कर लेंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशंस। सो ट्राई टू सॉल्व इट एंड फाइंड आउट आंसर and share your answer with me in chat so that I can find out that you are all of you are solving it. और जो बच्चे नए हैं आज हमारी क्लास में, उनके लिए एक हिंट है। वो हिंट ये है कि there are two forces working on the block. One is spring force and another is gravity, and both forces are conservative forces. So when a conservative force or one or more conservative force works on any object, total energy or total mechanical energy conserves. तो ये मैंने हिंट दिया आप लोगों को, तो इसी हिंट की हेल्प से आप फाइंड करें कि मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा। क्वेश्चन सिंपल है बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट क्लियरली लग रही है। सो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर लेंगे। और जो बच्चे कर रहे हैं, जिन्होंने कर लिया है, प्लीज शेयर योर आंसर विद मी इन चैट सो दैट आई कैन सी। आई गॉट 2 mg/k और राज आर्यन का आंसर आ चुका है 2 mg/k। लेट अस फाइंड आउट अगर ये आंसर सही है तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे, तो बाकी लोगों का भी आंसर आ जाए तो देखते हैं। अभी राजा आर्यन जी ने आंसर सोल्व किया है। वेरी गुड ऑफ यू। पूजा राजपूत हैज आल्सो आंसर्ड। तो लेट अस फाइंड आउट कि पूजा का भी आंसर सही है, थोड़ी देर में देखेंगे। बाकी और बच्चों के भी आंसर आने चाहिए। आई एम वेटिंग फॉर अदर आंसर ऑल्सो। अदिति भंडारी हैज आल्सो आंसर्ड mg/k सेम एज पूजा। बाकी लोगों के भी आंसर आने चाहिए। ट्राई टू सोल्व इट, सोल्व करने की कोशिश करो और आंसर
शेयर करो आप मुझसे। अदिति भंडारी, स्नेहा, निखिल has also answered. We have 21 participants, and I think till now I have got answer from 10 only. I am waiting for others too. Vans has also answered, Ankit has also answered. Okay, fine. Let us see कि आप सभी का आंसर ये करेक्ट है, and 2 more answer I have got, mg/k to mg/k. Okay, let us see. Payal raised hand. Payal, please unmute yourself and ask your question, or ask me in chat so that I can find out. Or if you have raised hand by mistake, so write down no in chat so that I can find out कि ये by mistake आपसे hand raise हो गया. Okay, fine. Let us see the solution. इस सॉल्यूशन को दो तरीके से हम कर सकते हैं. मैंने दो तरीके से आप लोगों के लिए सोल्व किया है, सो दैट आपको दोनों तरीके आ जाएं और आप क्वेश्चन में कन्वीनियंटली कोई भी तरीके से इसको सोल्व कर सकें. हालांकि आसान तरीका आप चूज कर सकते हैं एवरी टाइम अपने लिए कि आपको क्या आसान लगता है, लेकिन mg/k वन आंसर भी आल्सो गुड. देख लेते हैं. तो हम देखते हैं लेट मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज x. हमने देखा कि हमने ले लिया कि सोचा कि मैक्सिमम एलोंगेशन x है. ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी v इक्वल टू 0. सेम बी पॉइंट पर भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि रेस्ट से हमने इसको रिलीज किया था. और जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो मोमेंटली किसी इंस्टेंट पर ये 0 आएगा. तो पहले हम सोल्व करेंगे इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से. यहाँ पर दो फोर्स ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर लगे हुए हैं. एक तो स्प्रिंग फोर्स है, दूसरा ग्रेविटी है. तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. दोनों ही वेलोसिटी हमारी 0 है, तो दोनों चेंज इन वेलोसिटी भी हमारा 0 आएगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल बोथ वेलोसिटीज आर 0 एज वेल. वर्क डन बाय स्प्रिंग फाइंड कर लेते हैं. 0 से x एफ एस स्प्रिंग फोर्स डॉट dx. स्प्रिंग फोर्स आएगा हमारा माइनस के एक्स. आप सभी को पहले से पता है F इक्वल टू माइनस के एक्स होता है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग. 0 से x तक हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो माइनस के हमारा कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x²/2, और दिस इंटीग्रेशन विल इवॉल्व एज माइनस हाफ kx². मेरे ख्याल से ये सभी आपको समझ आ गया होगा. तो आगे चलते हैं. अब हम फाइंड करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी. mg फोर्स नीचे की तरफ लगा हुआ है और x भी हमारा नीचे की तरफ है, तो 0 to x mg डॉट dx करेंगे. mg कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. dx का इंटीग्रेशन x आएगा. 0 to x वर्क डन बाय ग्रेविटी mgx होगा. ये बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन है, आप सभी को समझ भी आ गया होगा. अब इन दोनों को ऐड करेंगे. माइनस हाफ kx² प्लस mgx इट विल बी इक्वल्स टू 0, बिकॉज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0. और यहां से हमारे पास इक्वेशन बनी हाफ kx² इक्वल्स टू mgx, जहां से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2mg/k. अब आप में से अधिकतर बच्चों ने जो k की x की वैल्यू फाइंड की थी mg/k, वो मिस्टेक आपसे क्या हुई? लेट मी क्लियर इट टू यू. आपने क्या किया? आपने mg इक्वल्स टू kx किया. kx स्प्रिंग फोर्स, mg ग्रेविटेशनल फोर्स. ये जो पोजीशन है ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम की पोजीशन है. तो यहां से जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो कहीं ना कहीं पर वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन बीच में आएगी, जहां पर स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर होगा.
लेकिन वहां तक आते आते ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, जिसकी वजह से उस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो होगा, बट ड्यू टू इट्स वेलोसिटी एंड ड्यू टू इट्स इनर्शिया इट विल गो फर्दर डाउन। और जैसे वो नीचे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा और ग्रेविटी हमारा कांस्टेंट रहेगा mg, जिसकी वजह से एक नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा जो कि धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को जीरो कर देगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम की पोजीशन में वेलोसिटी जीरो होती है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता है, उस टाइम पर वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होता है। वहां पर हमने क्या किया है, वहां पर हमने एक्चुअली नेट फोर्स को जीरो किया है, जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है, तो उस पोजीशन में ऑब्जेक्ट नीचे जाते हुए नहीं रुकेगा, उससे थोड़ा नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा ये हमने अभी कैलकुलेट किया है वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो अगर आप सभी लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ आप में से अधिकतर ने गलती की थी, तो प्लीज आंसर मी इन चैट एज यस और आस्क मी एनी क्लैरिफिकेशन स्पेसिफिकली अगर ये अभी तक समझ नहीं आएगा। Rajan sold it with conservation of mechanical energy. Yes, it is okay. Because second option में हमने conservation of energy से इसको solve किया है। Okay, Tanmay answered me, Ankit, Aditi, Amarjeet, fine. All of you has answered me as yes. So I am taking it yes from all of you because none of you has answered me otherwise. अब next तरीका है इसको सोल्व करने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, केवल दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी, और दोनों ही फोर्स हमारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो जिस वजह से हम अपने इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी लगा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से जो उसको सोल्व करेंगे, देख लेते हैं कैसे होगा। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, बट कंसेप्ट का फर्क है। कंसेप्ट हमने एक में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है, दूसरे में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया। तो कई बार मिस्टेक होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को लेने में मिस्टेक हो जाती है बच्चों से, तो इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एट ए पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी हम ले लेते हैं यू आई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और दो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होंगी यहाँ पर, एक तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है यू एस वन, और एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यू जी वन। बी पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है बी पोजीशन पर भी, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जहां पर जिसमें यू एस टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है एंड यू जी टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। By the law of conservation of energy, initial potential energy plus initial kinetic energy must be equals to final potential energy plus final kinetic energy, and it gives us expression like this: ui plus 0 equals to uf plus 0, because kinetic energy at both positions is 0. ui equals to us1 plus ug1 and uf equals to us2 plus ug2. अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, US1 इनिशियल स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है, क्योंकि इनिशियल स्प्रिंग अपनी इक्विलिब्रियम लेंथ पर है, रिलैक्स्ड लेंथ पर है। वहां पर केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है UG1, और बी पॉइंट पर क्योंकि स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना हो गया x, और हमने स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, x एलोंगेशन पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल बी US2 will be half kx square and plus UG2, which is final potential energy. Now this expression would become like this: minus half kx square equals to UG2 minus UG1. UG2 final potential energy, UG1 initial potential energy, और this is
actually the change in potential energy. और हमने पढ़ा था change in potential energy equals to the negative work done by the conservative force. और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटी, तो नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा mgx, तो माइनस mgx वुड बी द नेगेटिव वर्क डन बाय द ग्रेविटी। दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आंसर वही आएगा जो हमारे पास पहले आ चुका है, x इक्वल्स टू 2mg/k। अगर ये आप सभी को समझ आ गया है तो प्लीज आंसर मी एज यस इन चैट बॉक्स सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि आप सभी को समझ आ गया और आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं और अलर्ट हैं। पूजा हैज आंसर्ड, वैष्णवी हैज आंसर्ड, डुविन आल्सो आंसर्ड, उज्जवल शर्मा, ओके फाइन। तो आई एम टेकिंग इट एज कि आप सभी को समझ आ गया है। Because none of you has answered me, Ankit has also answered yes. अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के बाद हम अपना जो लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम का उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है ये, अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिन टू 2 मीटर 4 मीटर। एक्स और वाई कोई प्लेन है जिसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से 2-4 पॉइंट पर डिस्प्लेस कर दिया है अंडर द फॉलोइंग टू फोर्सेस। दो पार्ट क्वेश्चन के हैं। पहले डिस्प्लेस किया F इक्वल टू 2i प्लस 6j के थ्रू, बाद में डिस्प्लेस किया F इक्वल टू 2xi प्लस 3y स्क्वायर इंटू j के थ्रू। जो पहला फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स है। हमेशा याद रखना कांस्टेंट फोर्स जो होता है वो ऑलवेज कंजर्वेटिव होता है क्योंकि वो चेंज नहीं होता, इट ऑलवेज कंजर्वेटिव। तो जो दूसरा फोर्स है 2xi प्लस 3y स्क्वायर j, ये वेरिएबल फोर्स है, x और y के साथ वेरी कर रहे हैं तो ये वेरिएबल फोर्स है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन फिर आपको खुद करना है। वर्क डन बाय एनी फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल्स टू integration of F dot dr. dr is a infinitely small change in vector which can be written down as dxi plus dyj plus dzk। मतलब i डायरेक्शन में स्मॉल चेंज प्लस y डायरेक्शन में स्मॉल चेंज प्लस z डायरेक्शन में स्मॉल चेंज। सो F dot dr को कैलकुलेट करेंगे। पहले F dot dr वुड बी लाइक 2i प्लस 6j जो कि फोर्स वेक्टर है हमारा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे dr के साथ जो कि इन्फिनिटी स्मॉल प्रोडक्ट वेक्टर है हमारा, एंड 2i into dx would become 2dx and 6j dot dyj would become 6dy। तो i dot i equals to 1, j dot j equals to 1 and k equal to 0 है तो यहाँ पर dz हमारा आएगा नहीं। तो हमारे पास जो वेक्टर F डॉट dr की वैल्यू है वो 2dx प्लस 6dy है। अब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, F डॉट dr लिखेंगे, F डॉट dr की जगह हम लिखेंगे 2dx प्लस 6dy और इंटीग्रेशन करेंगे 0 पॉइंट ओरिजिन से जो पॉइंट ऑफ आंसर 2-4 तक। तो दो इंटीग्रेशन हमारे हो जाएंगे। तो x डायरेक्शन में 2dx 0 to 2 मीटर और एक y डायरेक्शन में 0 to 4 मीटर 6dy। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा हमारा 2x दैट वुड बिकम 4, ये आएगा हमारा 6y दैट वुड बिकम 24 और आंसर आएगा 28 जूल। दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। तो हमारा 28 जूल आंसर आ चुका है। तो अगर आप सभी को ये समझ आ गया है तो प्लीज आंसर मी एज यस इन चैट सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड टू सेकंड पार्ट। Pooja has answered, Raj Aryan, Vaishnavi, Durga has also answered, Tanmay has answered, Ujjwal Sharma has answered. Okay, fine.
So I am taking it as yes from all of you because none of you has answered me otherwise. तो ये आप सभी को समझ आ गया. Now let us move to second part. Second part है हमारा force is given as 2xi plus 3y square j. और इसको मूव किया है, स्नेह हैज आल्सो आंसर्ड यस. और हमने इसको 2-4 पॉइंट तक मूव कर गया अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट वर्क डन. यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. जस्ट फाइंड आउट आपका क्या आंसर आता है और आप आंसर अपना शेयर करेंगे मेरे साथ चैट में, सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि आप सोल्व कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं. प्लीज शेयर योर आंसर विद मी इन चैट एंड डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये सेकंड पार्ट क्वेश्चन का है. फोर्स है 2xi प्लस 3y स्क्वायर जे. ओरिजिन से 2-4 मीटर तक डिस्प्लेस किया है. फॉर्मूला आपको W = F.dr यूज करना है. एंड प्लीज शेयर योर आंसर विद मी. Once has answered me. Once your answer is correct. Very good of you. Let me find out कि क्या कब और बच्चे भी कर रहे हैं क्या. अमित भंडारी has also answered. Raj Aryan answered. अमित भंडारी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. राज आर्यन आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है. वेरी गुड ऑफ यू. अंकित ने भी आंसर दिया है. अंकित, check your answer again. That would be a little bit incorrect. Check it again. मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है. मैं लेट मी रीस्टार्ट इट. ओके. पूजा राजपूत हैज आंसर्ड. दुर्गा हैज आंसर्ड. दुर्गा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. पूजा, प्लीज रीचेक योर आंसर. Samsung J8 has also answered. Please change your name as your actual name. Ujjwal Sharma has answered. Ujjwal, please recheck your answer. There will be some mistake. Tanmay has answered. Tanmay, please check your answer. Ankit, please check again. Okay, fine. So correct answer है 68 जूल. Let us find out कि कैसे आता है. आप सभी ने अच्छी कोशिश की है and some of you have done very good job and they got the right answer. Let us find out कि कैसे आता है. See, हमारे पास क्वेश्चन है dr की को मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. dx प्लस dij प्लस dz के होता है. f डॉट dr की वैल्यू फाइंड करते हैं. 2xi प्लस 3y स्क्वायर j दैट इज f डॉट dr. वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2x dx क्योंकि i डॉट i 1 हो जाएगा. 3y स्क्वायर dy क्योंकि j डॉट j 1 हो जाएगा. k 0 है तो k की टर्म्स यहाँ पर नहीं आएगी. और जब इंटीग्रेट करेंगे तो देयर वुड बी टू इंटीग्रेशन. वन इन x डायरेक्शन 0 से 2 तक 2x dx का. दूसरा इंटीग्रेशन हो इन y डायरेक्शन 0 से 4 तक 3y स्क्वायर dy का. 2x का इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर आएगा और 3y स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे y क्यूब आएगा. 0 से 2 तक 0 से 4 तक. 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट 0 आएगी. तो 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा
और यहाँ पर y की जगह 4 रखें तो 4 क्यूब हमारा हो जाएगा 64 और टोटल करेंगे तो आ जाएगा 68 जूल। तो हमारा आंसर आ जाएगा 68 जूल। ठीक है, समझ आया? अगर आप सभी को ये बिल्कुल समझ आ गया है एंड इट इज वेरी क्लियर टू यू, प्लीज से यस इन योर चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ आ गया है। तन्मय, उज्जवल, प्लीज आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Pooja has also answered, Durga has answered, Ujjwal answered, Tanma answered. Okay, Pooja, fine, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में दिक्कत थी, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। नाइस ट्राई, वेल ट्राई, फाइन, आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह हम इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार और इसके बाद हम जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसको समझ लेते हैं, कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन इज के। एक प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका तो हाईएस्ट पोजीशन पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो के है। इफ द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 4 times द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल को हमने कुछ इस तरह से फेंका था कि जो रेंज थी प्रोजेक्टाइल की आर, वो उसकी हाइट के 4 गुना थी। इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल की क्या थी। व्हाट वुड बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो आप इसको सोल्व करें अभी और प्लीज शेयर योर आंसर विद मी इन चैट एंड लेट अस सी कौन इसको सही कर पाता है। तो देखते हैं कौन कौन आप में से तो सही कर पाते हैं। क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आए प्लीज आस्क मी अगेन, आई कैन अगेन एक्सप्लेन इट टू यू। और जिन लोगों को समझ आ गए प्लीज इसको सोल्व करना शुरू करें अपनी साइड पे, सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि आप सभी इसको सोल्व कर रहे हैं और आपका आंसर आ रहा है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन सभी को समझ आ गया, बिकॉज नन ऑफ यू हैज आस्क्ड मी फॉर द क्वेश्चन सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके ओके, एक बार वो एक्सप्लेन करते हैं। हमने एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया ग्राउंड से और उसको कुछ वेलोसिटी लेटे से यू वेलोसिटी दी और थीटा एंगल से वो थ्रो कर दिया। तो प्रोजेक्टाइल अगर यहाँ से थ्रो किया तो प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा और ऐसे नीचे आएगा जैसे कर्सर घूम रहा है, राइट। अब यहाँ से वो चला, यहाँ पर उसके पास कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और ऐसे जाते 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 वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। यहाँ पर आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई के, जो कि मैंने क्वेश्चन में बताया। तो के काइनेटिक एनर्जी हुई, फिर प्रोजेक्टाइल अपना आगे निकल गया। लेकिन वो ऐसे निकला कि ये जो रेंज थी उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, ये इस हाइट का जो मैक्सिमम हाइट थी इसकी 4 गुना थी। तो अगर इस कंडीशन को प्रोजेक्टाइल फुलफिल कर रहा है कि जो उसकी हाइट है उसकी रेंज की 4 गुना है, तब उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी जब हमने उसको थ्रो किया, ये क्वेश्चन है। दुर्गा हैज आंसर्ड मी। दुर्गा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड ऑफ यू। वंस हैज आल्सो आंसर्ड मी, आपका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड ऑफ यू। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स आल्सो। बाकी सबके आंसर का भी मैं वेट कर रहा हूँ। राज आर्यन, वेरी गुड, आपका आंसर भी करेक्ट है बेटा। तन्मय, आपका आंसर भी करेक्ट है, वेरी गुड। ओके,
लगभग सभी का आंसर करेक्ट आया है। वन मोर आंसर आई गॉट। स्नेहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका, वेरी गुड। तो देख लेते हैं हमने ये कैसे सोल्व किया। यहां पर ऑब्जेक्ट के पास जो वेलोसिटी होगी केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी एट हाईएस्ट पॉइंट, जो कि होगी u cos थीटा। अगर u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो k है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जहाँ की m है हमारे ऑब्जेक्ट का मास। अब देख लेते हैं कि जो थीटा है अगर इसकी वैल्यू मुझे पता चल जाए तो जो हाफ एम यू स्क्वायर है दैट वुड बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी u, तो हाफ एम यू स्क्वायर वुड बी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मुझे अब केवल cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। h हमारे पास है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और जो रेंज है r दैट वुड बी इक्वल टू 4h, जो कि आ जाएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। हमने क्या किया, 4 इंटू एच, 4 इंटू एच की जगह एक्सप्रेशन लिख दिया, मस्ट बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटे को ओपन कर लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कैलकुलेट करेंगे, बाकी सब जो है कट पिट जाएगा, मार काट मचा देंगे यहाँ पर, और मार काट मच के हमारे पास बचेगा tan थीटा इक्वल्स टू 1 विच गिव्स अस थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। वन मोर, नहीं समझ आया पल्लवी? यस पल्लवी, कहाँ से नहीं समझ आया प्लीज? ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। हमारी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उस पर केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे नहीं जा रहा होता है, वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से फिर नीचे आना शुरू कर देता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है u cos थीटा, जो कि यहीं पर हम उसको ब्रेक करके पता कर लेते हैं। तो k इक्वल्स टू हाफ m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। h ये हमारा हाइट का फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन याद पढ़ी है तो ये आपको याद होना चाहिए, तो अगर ये याद नहीं तो फिलहाल के आप देख लीजिए कि हमने हाइट का फॉर्मूला लगाया है। ये रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है। तो अगर आपको याद नहीं तो आप इसको याद रख लीजिए कि हमने रेंज का फॉर्मूला लगाया है। रेंज इक्वल्स टू 4 इंटू एच। 4 इंटू एच की जगह मैंने लिखा है 4 इंटू एच की जगह ये एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, तो 4 इंटू एच बन गया 4 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यहाँ पे फिर मैंने आर का फॉर्मूला लिख दिया यू स्क्वायर, और साइन 2 थीटा की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया है, जो कि मैथमेटिक्स में साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये आपको याद रखना चाहिए, फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए। जी से जी कैंसिल हो गया है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है, इस 4 से हमारा ये 4 से 2 कैंसिल हुआ, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बचता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बचता है, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ओके फाइन, वेरी गुड, आगे चल देते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ गया, जो कि हमें cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, जो कि यहाँ पर हमने रखी है, और यहाँ से हाफ एम यू स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो के आई इक्वल्स टू हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू, तो जो क्या आ जाता है के आई इंटू 2। तो हमारे पास जो के आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाती है 2। तो ये हमारे पास हमने कुछ क्वेश्चन किए, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हालांकि आपको आंसर पता चल गया, इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेते हैं। लेट गिव मी more 5 to 10 minutes so that I can finish this last topic. इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहां पर ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो होता है। समझेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो है।
अब नेट फोर्स अगर जीरो होगा, आपको पता होगा कि फोर्स को, जो कंजर्वेटिव फोर्स है, हम पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में कुछ इस तरह लिखते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स में मैक्सिमम और मिनिमम जानते हैं उनको पता होगा कि अगर डिफरेंशिएशन हमारा जीरो होता है, इसका मतलब उस ग्राफ का स्लोप वहां पर हॉरिजॉन्टल हो जाता है या स्लोप वो जीरो हो जाता है। तो यहां पर अगर फोर्स जीरो होगा तो डी यू बाई डी आर, जो स्लोप अगर जीरो हो गया तो U और R पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हमारा कोई ग्राफ है तो वहां पर वो हॉरिजॉन्टल स्लोप हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट जो हमारे, जिन पर स्लोप हॉरिजॉन्टल है, या तो वो मैक्सिमा होंगे U का या फिर U का मिनिमा होंगे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स वहीं पर जीरो हो सकता है जहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी या तो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। ऑब्जेक्ट अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में है तो भी नेट फोर्स उस पर जीरो होगा, और ऑब्जेक्ट अगर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में है तो भी उस पर फोर्स जीरो होगा। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि इक्विलिब्रियम एक्चुअली वो पोजीशंस हैं जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है और जहां पर पोटेंशियल एनर्जी या तो मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है। ये समझ आया है? अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गया है तो हाफ ऑफ द कंसेप्ट आपको समझ आ गया। प्लीज आंसर मी इन चैट एज यस अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गए, सो दैट हम बाकी आदि कंसेप्ट को भी पूरा कर लें। उज्जवल शर्मा हैज आंसर्ड, अंकित हैज आंसर्ड, स्नेहा हैज आंसर्ड। ओके फाइन, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैज आंसर्ड मी एज यस। आई एम टेकिंग इट एज यस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तीन तरह की स्टेट ऐसी हो सकती हैं जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम है। पहली स्टेट है अगर मैक्सिमम होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब ऑब्जेक्ट, लेट अस से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट अपनी टॉप पोजीशन पर होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, उस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि ऑब्जेक्ट को अगर यहां से थोड़ा भी डिस्प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट सीधा नीचे आ जाएगा, मतलब अपनी पोजीशन में वापस नहीं जा पाएगा। हालांकि इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन अनस्टेबल है, उस पोजीशन को कभी भी ऑब्जेक्ट छोड़ सकता है। तो अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ऑन द अदर हैंड, अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मतलब अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें और ऑब्जेक्ट अपने लोवेस्ट पॉइंट पर है, तो इसको मैं किधर भी डिस्प्लेस करूंगा ऑब्जेक्ट वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट होती है तो हम उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसमें पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट। दूसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर ये लाइन आपको थोड़ी सी टिल्टेड नजर आ रही है, ये मुझसे हॉरिजॉन्टल नहीं बन पाई, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट किसी ऐसी स्टेट में है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो हमारा वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। जहां भी मैं उसको डिस्प्लेस करूंगा ऑब्जेक्ट वहीं पर रुक जाएगा, वहां से ना तो वापस आएगा और ना वहां से आगे जाएगा। इसको कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब क्वेश्चंस में इनको कैसे पहचानेंगे वो देख लेते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो डी यू बाई डी आर तो हमारा जीरो होना चाहिए, फोर्स, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और जो सेकंड डिफरेंशिएशन है डी टू यू बाई डी आर स्क्वायर वो नेगेटिव होना चाहिए। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल होगा। जो बच्चे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं उनको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि सेकंड डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी इस पॉइंट पर, और जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा। तो इस केस में आप मुझे बताइए, मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करने पर नीचे जाएगा कि ऊपर की तरफ जाएगा?
अगर कोई ऑब्जेक्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो जैसे उसको मैं डिस्टर्ब करूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? प्लीज आंसर मी इन चैट सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि आप सभी लोग समझ पा रहे हैं इसको अच्छे से। Durga has answered me, correct? Your answer is correct. Pooja Rajput has also answered me. Okay, fine. Let me explain it to you. पल्लवी, आपका आंसर करेक्ट है। वेरी गुड ऑफ यू। अगर हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट में है तो जैसे इसको डिस्टर्ब करूंगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आएगा, करेक्ट? सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो du by dr हमारा जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो दिखाता है, और सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, मतलब वो अपनी मिनिमम स्टेट में, तो ये हमारा आएगा इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है तो du अपॉन dr भी जीरो होगा, नेट फोर्स भी जीरो होगा, और dtu by dr स्क्वायर भी जीरो होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। और जो इसके आगे आने वाले डेरिवेटिव है, दोज डेरिवेटिव वुड आल्सो बी जीरो। इसका मतलब है पोटेंशियल चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में आएगा। तो यहां तक हमने इसको पढ़ा है, आज अपना इक्विलिब्रियम का भी कर लिया है, बाकी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली स्लाइड में आपको दिखा देता हूं। This is unstable equilibrium. Differentiation of potential energy would be zero, and second differentiation of potential energy would be negative. नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज होती जाएगी, मतलब वो मिनिमम थी पोटेंशियल एनर्जी, यू वाज मैक्सिमम, तो इक्विलिब्रियम हमारा अनस्टेबल होगा। ठीक है बेटा, नोट कर लिया? तो आज हमने क्लास में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस, और आपको मेरे ख्याल से सीपीपी डीपीपी मिल गई होगी, आप उसके सभी क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं आप उनके डाउट की लिस्ट बना के रखें। तो जब नेक्स्ट क्लास में अगर आप मुझे वो लिस्ट प्रोवाइड कर दोगे तो उनके सोल्यूशन मैं आपको फिर उससे नेक्स्ट क्लास में एक डाउट क्लास रख लेंगे सभी सॉल्यूशंस की। तो विद ऑल दो सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशन के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ उसको सोल्व कर लेंगे। और आज हमारा ये चैप्टर वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट हो गया है। अब केवल हमें से क्वेश्चन और डाउट लेनी। एक डीपीपी मैंने आपको दे रखी है और एक डीपीपी आज मैं आपको दूंगा। सभी डीपीपी के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं डिस्कस करूंगा, कुछ आप मुझे डाउट बताएंगे तो उनको लिस्ट करके मैं उससे नेक्स्ट क्लास में उन डाउट को भी डिस्कस कर लूंगा। आज ही क्लास में अगर आपको सभी कुछ समझ आया है तो प्लीज आंसर मी इन चैट एज यस, सो दैट मुझे पता चले कि दिस क्लास वाज फ्रूटफुल टू यू। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज आपको पढ़ा के। थोड़ा क्लास लंबी रही बट दैट क्लास वाज वर्थ इट। ओके फाइन। पल्लवी, तन्मय, ध्रुवी, पूजा, वैष्णवी, स्नेह हैज ऑल आंसर्ड यस, उज्ज्वल, अर्जुन, राज आर्यन। Okay, fine. Very good of you. Ankit Kumar has also answered as yes. Okay, I am taking it as yes from all of you because none of you has answered otherwise. तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, आप अच्छे से इसी तरह मेहनत करते रहें, और जो क्वेश्चन मैं डीपीपी के आपको भेज रहा हूँ, आपको मिल रहे होंगे, प्लीज उनको सोल्व करें। और उनमें से नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे डाउट पूछेंगे और मैं उनको एनलिस्ट कर लूंगा, तो उससे अगली क्लास में फिर हम डाउट को देखेंगे आपके, जो सोल्व करके मैं आपको बता दूंगा। तो प्लीज उनको आप कल तक जरूर से जरूर सोल्व कर लें, राइट? तो मैं एंड क्लास कर रहा हूँ। ओके, गुड बाय। दिस क्लास वाज वेरी गुड, थोड़ी सी लंबी थी लेकिन इट वाज अ गुड क्लास। ओके, गुड बाय।
Bye bye.